सोचने में तो ये सिर्फ धूल है, मिट्टी है, लेकिन असल में ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा देश, हमारी खेती, हमारी संस्कृति सब कुछ टिका हुआ है। तो चलिए आज भारत की इसी जिंदा नींव यहाँ के मिट्टियों की दुनिया में उतरते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या सच में हमारे पैरों के नीचे की जमीन एक पूरे देश का नसीब लिख सकती है? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत की अलग अलग मिट्टियों के सफर पर निकलने से पहले एक मिनट रुककर यह समझना जरूरी है कि आखिर ये मिट्टी होती क्या चीज है। देखिए, आम भाषा में कहें तो मिट्टी सिर्फ धूल का ढेर बिल्कुल नहीं है। ये तो एक जिंदा सांस लेता हुआ मिक्सचर है, चार चीजों का। एक तरफ है खनिज, दूसरी तरफ सड़ गल चुके जैविक पदार्थ और इनके बीच में सांस लेने के लिए हवा और जीने के लिए पानी। जब ये चारों सही अनुपात में मिलते हैं तभी तो जिंदगी पनपती है। इसकी संरचना को ना एक मल्टी लेयर केक समझिए। सबसे ऊपरी लेयर होराइजन ए या टॉप सॉइल, ये पोषक तत्वों का पावर हाउस है। उसके ठीक नीचे है होराइजन बी या सब सॉइल, जहां मिनरल्स यानी खनिजों का राज है। और सबसे नीचे केक का बेस है होराइजन सी, ये टूटी फूटी चट्टानों से बना है। ऐसा समझिए यहीं से मिट्टी बनने की कहानी शुरू होती है। तो अब जब हमने बेसिक समझ लिए हैं, चलिए शुरू करते हैं भारत की मिट्टियों का असली दौरा। यहाँ का नजारा बिल्कुल अलग है। हर कोने में एक नई मिट्टी है और हर मिट्टी की अपनी एक अलग ही कहानी। जरा इस पर नजर डालिए। देश का करीब 40% हिस्सा, सोच सकते हैं 40% सिर्फ एक तरह की मिट्टी से ढका है, एल्यूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। तो आज हम इंडिया की 3 सबसे अहम मिट्टियों पर फोकस करेंगे, जलोढ़, काली और लाल पीली मिट्टी। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी। इसे भारत का अन्न भंडार कहें तो गलत नहीं होगा। ये वो मिट्टी है जिसे हिमालय से निकलती नदियां सालों से अपने साथ बहा कर ला रही हैं। इसमें इतने पोषक तत्व हैं कि ये बेहिसाब उपजाऊ है। हाँ, इसके भी 2 रूप हैं। एक है खादर यानी हर साल नदियों द्वारा लाई गई नई मिट्टी, और दूसरा है बांगर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। अब आते हैं काली मिट्टी पर, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसकी खासियत, अरे ये तो जादुई है। पानी मिलते ही ये फूल जाती है, एकदम चिपचिपी, और जब सूखती है तो इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे जमीन खुद ब खुद सांस ले पाती है। इसकी यही क्वालिटी इसे कपास यानी कॉटन की खेती के लिए परफेक्ट बनाती है। अब बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी की। जैसा नाम वैसा काम। इसका रंग लाल इसलिए है क्योंकि इसमें लोहे के अंश होते हैं, पर जैसे ही इस मिट्टी को पानी मिलता है, मतलब हाइड्रेट होती है, इसका रंग पीला पड़ जाता है, एकदम गिरगिट की तरह। और हाँ, इसकी उपजाऊ शक्ति इसके कणों पर डिपेंड करती है। जितने बारीक कण उतनी अच्छी फसल। पर रुकिए, क्या मिट्टी का काम सिर्फ खेती करना है? बिल्कुल नहीं। कुछ मिट्टियां तो इतनी अनोखी हैं कि उनसे इमारतें तक खड़ी हो जाती हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है लैटेराइट मिट्टी। ये नाम असल में लैटिन शब्द लेटर से आया है, जिसका मतलब होता है ईंट यानी ब्रिक। और ये नाम बिल्कुल ऐसे ही नहीं पड़ा। सूखने पर यह मिट्टी इतनी सख्त हो जाती है, बिल्कुल पत्थर जैसी, कि लोग इसे सीधे ईंटों की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। गजब है ना? अब एक बिल्कुल अलग, एकदम विपरीत तस्वीर सोचिए। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां मिट्टी ही जिंदगी देने वाले पानी के रास्ते में एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। ऐसा होता है हमारे रेगिस्तानी इलाकों में। यहाँ मिट्टी के नीचे कैल्शियम इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है कि वो एक पत्थर जैसी सख्त लेयर बना लेता है। इसे कंकड़ कहते हैं, और ये कंकड़ की परत पानी को नीचे जाने से रोक देती है। नतीजा, पौधों की जड़ों तक पानी पहुंच ही नहीं पाता। तो हमने देखा कि भारत की मिट्टियां कितनी डाइवर्स और पावरफुल हैं। लेकिन अब इस कहानी में एक चिंताजनक मोड़ आता है। हमारा ये अनमोल खजाना एक बहुत बड़े खतरे से जूझ रहा है, और वो खतरा है मिट्टी का कटाव या सॉइल इरोजन। पानी से होने वाला इरोजन ये 2 तरह से हमला करता है। पहला है शीट इरोजन। इसमें क्या होता है, भारी बारिश के बाद मिट्टी की सबसे उपजाऊ ऊपरी परत एक चादर की तरह बह जाती है, पूरी की पूरी। दूसरा है गली इरोजन। यहाँ तेज बहता पानी जमीन में गहरी नालियां बना देता है, जो वक्त के साथ और बड़ी और गहरी होती चली जाती हैं। और जब ये गली इरोजन हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो जमीन को किसी काम का नहीं छोड़ता। वो एक उबड़ खाबड़ बंजर इलाका बन जाता है, जिसे बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। इसका सबसे मशहूर या कहूं बदनाम उदाहरण चंबल घाटी में देखा जा सकता है। लेकिन ये समस्या आखिर है कितनी गंभीर, सुनिए। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत की कुल जमीन का लगभग आधा हिस्सा 50% किसी न किसी तरह के सॉइल डिग्रेडेशन से प्रभावित है। आधे देश की जमीन। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट के फ्यूचर पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। लेकिन जहां समस्या है वहां समाधान भी है। हार मान लेना ऑप्शन नहीं है। ये लड़ाई मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। तो आइए अब उन तरीकों की बात करते हैं जिनसे हम अपनी इस अनमोल विरासत को, अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं। और बचाव की शुरुआत होती है खेत से। पहला तरीका कॉन्टूर बंडिंग, मतलब ढलान पर मेड़ बना दो ताकि पानी का बहाव धीमा हो जाए। दूसरा कवर क्रॉपिंग, यानी खेत को कभी खाली मत छोड़ो, हमेशा कोई ना कोई फसल लगी रहे। और तीसरा क्रॉप रोटेशन, मतलब फसलें बदल बदल कर उगाओ ताकि मिट्टी की ताकत बनी रहे। ये छोटे छोटे कदम हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा है। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ किसानों की नहीं है, ये एक नेशनल मिशन है। बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना यानी एफॉरेस्टेशन, जंगलों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना और चंबल जैसे बीहड़ों को सुधार कर उन्हें फिर से हरा भरा बनाना, ये कुछ बड़े कदम हैं जो पूरे देश के लेवल पर उठाए जा रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, जिस मिट्टी की एक पतली सी परत बनने में हजारों साल लग जाते हैं, उसे गंवाने में चंद लम्हे ही काफी हैं। सवाल यह है कि आने वाली जनरेशंस के लिए इस जिंदा नींव को हम कैसे बचाएंगे? इसका जवाब किसी एक के पास नहीं, हम सबके मिलकर किए गए प्रयासों में ही छिपा है।